कैन स्टार्ट। ओके। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आज की क्लास हमारी एचपी जीके की हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के रिगार्डिंग रहेगी। हमने ज्योग्राफी का सेक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया। ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है आज। सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद देखेंगे हिमाचल में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जनपदास हमको देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये है आपके पास वर्ल्ड का मैप। हिस्ट्री को समझने से पहले थोड़ा मानव के इतिहास में जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड समझते हैं कि मानव जो है हमारे पास आज का जो होमोसेपियन है आपके पास, होमोसेपियन वो किस तरह से हमको देखने को मिला। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि आज का जो हमारा होमोसेपियन या इंसान है, सबसे पहले वो कहाँ पाया गया, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा इंसान, जो आपको सबसे पहले इंसान के ट्रेसेस आपको अफ्रीका में देखने को मिले। अफ्रीका से जो हमारे पास पहले आपको इस देख सकते हैं आप, ठीक है जी, इनकी बैक स्ट्रेट नहीं थी। उसके बाद जब हम होमो इरेक्टस पे पहुंचते हैं तो होमो इरेक्टस हमारे पास, या हमारा एंसेस्टर कह सकते हैं इसको, ठीक है जी, ये क्या था, इसकी बैक स्ट्रेट थी होमो इरेक्टस की। और होमो इरेक्टस वो पहला, आप कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में से पहला ऐसा इंसान, ठीक है जी, जिसने कि सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को जो घूमना चालू कर दी। मतलब इसने अफ्रीका को छोड़ करके दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी कड़ी में हमारे पास बहुत समय लग गया हमको होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनते हुए। अफ्रीका से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में हमको होमो इरेक्टस देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ हमको होमो सेपियंस जो है वो बनता हुआ देखने को मिला। ठीक है जी। अब ये तो होगी कहानी की शुरुआत। अब हिमाचल में अगर बात करें हम, तो हिमाचल जो है, यहाँ पे भी हमको आज के अगर मानव की बात करें तो इसके ट्रेसेस बहुत पहले से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जो आज का ह्यूमन काइंड है, ठीक है जी, वही हमको देखने को, इससे पहले भी, आज से लगभग 2.5 लाख 3 लाख साल पहले की जो ह्यूमन के ट्रेसेस हैं वो हमको देखने को मिले। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम मेनली हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड करते हैं। एक आपकी होती है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री जो आपकी, ठीक है जी, उसको हम क्या करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री आपकी प्रोटो हिस्ट्री जिसको कहते हैं हम। उसके बाद, ठीक है, धीरे बाद उसके बाद हमारे पास स्टोन एज, जो आपकी प्री हिस्ट्री होती है ना, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं सबसे पहले। जो प्री हिस्ट्री का मतलब यही रहता है कि जो आपका मानव है या इंसान है, उसके पास स्क्रिप्ट नहीं थी उस टाइम। ठीक है जी, हिस्ट्री क्या है, अपने पास इतिहास को उसके पास लिखने की समझ नहीं थी, उसके पास स्क्रिप्ट भी नहीं थी, ना वो बातचीत कर पाता था इस तरह से जैसे आज का इंसान करता बात, वैसे वो इंसान नहीं कर पाता था बात। वो क्या करता था, उसके पास क्या था, जब हमने स्टार्ट किया उनको समझना तो हमने ऐसे उनके टूल्स देखे। ठीक है जी, उनके कुछ एक पत्थरों से बने हुए टूल्स देखे। उन टूल्स की हेल्प से हमने ये स्टार्ट समझने की कोशिश कर दी कि अच्छा, ये इंसान जो था ये इस तरह से रहता था, या इस तरह से ये अपने किन औजारों का उपयोग करता। उससे हमसे फिर उसकी कार्बन डेटिंग की हमने, तो हमको उससे कार्बन डेटिंग से क्या पता लगा कि ये इंसान कब, मतलब कौन से टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे रहता था। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री की बात करें तो आपके मेनली स्टोन एज, जो जितनी भी स्टोन एज है उसमें आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी स्टोन एज होती है आपकी, पैलियोलिथिक है, उसके बाद मीजोलिथिक, देन कम्स न्यूलिथिक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे, पैलियोलिथिक, लिथिक इसमें किसका, लिथिक जो आप किसके लिए उपयोग करते हैं, स्टोन के लिए, है ना, स्टोन एज के लिए। तो इसमें मेनली जो आपका इंसान था वो क्या करता था, आपके स्टोन्स पे डिपेंडेंट था। ठीक है जी, उसके औजार या कहें उसके जितने भी इक्विपमेंट थे, चाहे वो चॉपर बना रहा था, फ्लेक्स बना रहा था जिस तरह से, ठीक है जी, पेबल से उसके, तो क्या कर रहा था वो, मेनली क्या कर रहा था, उन पत्थरों को यूज करके अपना जीवन निर्वहन कर रहा था। जो इस टाइम का इंसान था आपका, जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का जो इंसान था, ये क्या करता था, क्या ये डोमेस्टिकेशन कर रहा था एनिमल की, क्या ये एग्रीकल्चर कर रहा था, नहीं, ऐसा इसको समझ ही नहीं थी उस टाइम, है ना। ये ऐसा नहीं कि समझ नहीं थी, स्मार्ट तो बहुत था, क्योंकि इसने जो हमको जो इसके औजार या इनके जो इसके स्टोन पेपर्स देखने को मिलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये इंसान जो है क्या करता है, इसने पत्थरों की निकासी की हुई है। मतलब पत्थरों को तोड़ के, इतनी समझ तो है इसको कि पत्थरों को किस तरह से तोड़ेगा और क्या करेगा उससे, जानवरों की चमड़ी को निकालने में उपयोग करता है। ठीक है जी, उतनी समझ तो थी इसको, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये इंसान जो है एग्रीकल्चर या फिर यूं कहें एनिमल को डोमेस्टिकेट कर सके। तो ज़्यादातर क्या होगा फिर, ये शेल्टर भी नहीं बनाएगा, हमेशा कहाँ रहेगा, केव्स में रहेगा। तो जो आपकी पैलियोलिथिक टाइम का जो इंसान था वो इस तरह से घूमता, उसी तरह से मीजियोलिथिक फिर नियोलिथिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे
स्टोन्स की क्या, उनके औजारों का क्या होने लगा, ग्रेजुअल वो भी मतलब मॉडर्नाइज होने लगे काइंड ऑफ, थे तो पत्थर ही, ठीक है जी। उनको उसने अलग अलग तरीके से उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली हमारे पास मीजोलिथिक, ठीक है, और एंड में जाके हमारे पास आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक, न्यूलिथिक के लगभग ये वो एरा है, ये वो टाइम पीरियड है जहां के इसके खत्म होते ही, इसके खत्म होने के टाइम पीरियड में इंसान ने क्या कर दिया, अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर यूं कहें और एनिमल को डोमेस्टिकेट। अब एनिमल को डोमेस्टिकेट करने से समझ देखिए इस तरह होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एक एनिमल इस तरह के होते हैं जो मेनली किसी और रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इंडिया की, ठीक है जी, मान लो कोई जानवर नॉर्थन रीजन में पाया जाता था, ठीक है जी, वो हमको इस रीजन में मिला है, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिला है, तो उसका एक ही रीजन होगा कि मतलब उन लोगों ने इसको यहाँ क्या किया था, उसको लाया गया और उसको डोमेस्टिकेट किया गया, है ना, तभी वो इस रीजन में पाया गया। लेकिन जो आपकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं या फिर आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी उस एरिया की, उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोन एज है, जैसे ओल्ड स्टोन एज होगी, उसके बाद हमने क्या किया, मीजोलिथिक, उसका नियोलिथिक, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोन एज थी, इनको हमने कवर किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए हिस्टोरियन इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जो आपका नियोलिथिक के बाद जो आपकी आईबीसी आती है, या इसको आईबीसी जो आपकी आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब ये आपकी सिविलाइजेशन आती है तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन था, उसके टाइम पीरियड के बीच में जो था, या वो एकदम से हो गया या किस तरह से हो, उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। तो हमको जो नियोलिथिक के बाद हमको देखने को मिलती है दैट इज आईबीसी, लगभग 2500 बिफोर क्राइस्ट या बीसी से लगभग हमको इसके बाद में, ठीक है जी, ये हमको आईबीसी देखने को मिल जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास इंडिया के जो इंडस रिवर है उसके आसपास हमको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में टाउन सेटलमेंट, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी, है ना, एडवांस लेवल की सिविलाइजेशन देखने को मिली जो कि इससे पहले नहीं देखी गई थी। इसको कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेरा यहां बताने का मतलब यह, पढ़ तो हम हिमाचल का हिस्ट्री थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारे पास लिटरली बाद में हम जब देखेंगे, ठीक है जी, जब आर्यंस आएंगे तो आर्यंस क्या लिखेंगे, वेद, ठीक है जी, वेद लिखेंगे। अब हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं आप, तो आपके पास हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या तो आप आर्कियोलॉजी से पढ़ सकते हैं उसको, मतलब कि कहीं पे आपको कुछ एक अपने धरती खुदाई की, आपको क्या उसमें से अवशेष मिले, आर्कियोलॉजी, ठीक है, एविडेंसेस मिले, उसके आपने ट्रेस किया और आपको लग गया पता कि यहाँ पे ना उस समय पे कोई रहता था, ठीक है जी। उसके बाद या तो आपके पास लिटरेरी सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स कब होंगे, जब आप लिखोगे कुछ, है ना, मतलब जो आईबीसीज के लोग थे इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इनकी जो इनकी स्क्रिप्ट है वो आज तक हम क्या है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, है ना, पिक्टोग्राफी फॉर्म में इनकी स्क्रिप्ट थी जिसको आज तक हमने क्या किया है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, है ना। लेकिन धीरे धीरे आर्यंस ने वेद लिखे, है ना, आर्यन जब आए इनके बाद आईबीसीज के बाद आपको आर्यंस का देखने को मिलता है। तो जब आर्यंस आए तो उन्होंने लगभग क्या किया, 1000, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, 500 बिफोर क्राइस्ट से लगभग लेटर उस तक फिर तक 650 या 700 के करीब आप बीसी रख लें, ठीक है। इसके अराउंड इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया दिया, डिफरेंट डिफरेंट बेस को लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेदों को इन्होंने फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, और मेनली वो जो था आपकी वैदिक संस्कृत में लिखे गए, है ना। अब लिखे गए तो हमारे पास लिटरेरी सोर्स आ गए। अब इन लिटरेरी सोर्सेज में हमको कहीं ना कहीं हिमाचल के एरिया के बारे में भी कोई ना कोई वेद हमको बता देगा, है ना। एक तो हम यहाँ से ट्रेस कर लेंगे, दूसरे मैंने कहा कि आर्कियोलॉजी सर्वेज जो होता है, आर्कियोलॉजिकल जो आपके एविडेंसेस होते हैं कि कहीं पे हमने कुछ निकाला, आर्कियोलॉजी के थ्रू कुछ निकाला और हमको वहां पे कुछ एविडेंसेस मिले जिसके बेसिस पे हमने ये एज्यूम कर लिया या माना कि हिमाचल में इस समय पे इंसान रहा करता था, ठीक है जी। उस तरह से हम ट्रेसेस करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को फर्दर डिवाइड करूं मैं तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं आप, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक रिलीजियस, एक ट्रेवलॉग, ठीक है जी। इनको आप क्या कहते हैं, सेकुलर। एक सेकुलर हो सकते हैं ना ये, एक रिलीजियस, जैसे वैदिक है, दे आर रिलीजियस। अच्छा जी, कोई बंदा बाहर से आएगा, ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हिमाचल में आप देखेंगे, तो आपके इंडिया की बात करूं तो बाहर से बहुत से फॉरेनर इन्वेजर आए, ठीक है जी, उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, तो उनके साथ भी हिस्टोरियन चलते थे, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा जो कि हमको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको कि क्या है कहेंगे हम, वो भी लिटरेरी सोर्स में काउंट करेंगे। उन्होंने भी हिमाचल के बारे में कुछ लिखा होगा, थोड़ा हम वहां से लेंगे, हर चीज को मिला करके हम हिमाचल की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, हिमाचल की हिस्ट्री स्कैटर्ड बहुत है, आपको एक जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद वंशावली, जैसे कि कुछ राजा थे, उन्होंने अपने वंश के बारे में लिखा, है ना जी, उससे हम देखने को मिलता है।
डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमको हिस्ट्री को देखने को मिलेगी। आर्कियोलॉजी में फिर कॉइन्स आते हैं, आपकी कुछ एक फोर्ट्स हैं, फिर जैसे कि कुछ एक मूर्तियां, जैसे फॉर एग्जांपल लक्षणा देवी की मूर्ति है भरमौर में, उसके पीछे भी कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है। उसको पढ़ के उस समय की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर सोर्सेज से, है ना, लिटरेरी सोर्सेज से। अब इसी तरह से अगर बात करूं मैं हिमाचल की, तो हिमाचल में सबसे पहले प्री हिस्ट्री की बात करें। प्री हिस्ट्री मैंने बता दिया कि कौन से टाइम पीरियड की बात करूं, जब इंसान जो है आपका, उसको कुछ पता नहीं है लिखने पढ़ने का, उसको समझ नहीं है, ठीक है जी, वो क्या करता है, हंटर और गैदरर है वो, है ना। वो भी कैसे कि अगर कोई प्रेडेटर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी और प्रेडेटर ने किसी जानवर को मारा तो उसकी हड्डियां तक वो खाता था, है ना, उसकी मांस, उसने फ्लैश उसका वहां से रॉ फ्लैश खाता था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री का जो टाइम है आपका, ये आपको लगभग स्टोन टूल यहाँ पे इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में देखने को मिलता है। 2 लाख साल से लेकर के 40,000 साल के बीच में आपको प्री हिस्ट्री का टाइम मिलता है। प्री हिस्ट्री समझ गया क्या, कौन सा टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, जब इंसान क्या कर रहा है, हाँ, हंटिंग और गैदरिंग में एंगेज्ड है। अब पेबल मैंने कहा आपको, चॉपर्स, ये उस समय मिलते थे, पत्थरों से ही उन्होंने तोड़ तोड़ के, अब इतनी समझ थी उसको, है ना, इतना वो स्मार्ट तो था, ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय का इंसान स्मार्ट नहीं था। तो उसने पत्थरों को तोड़ करके, या यूं कहें कि उसको साइंस भी थोड़ी बहुत आती थी, है ना, क्योंकि उसको प्रेशर और फोर्स और एरिया का कॉन्सेप्ट पता था कि जितना एरिया आपका कम रहेगा, आपका जो प्रेशर है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना, 1 अपॉन एरिया होता है ना प्रेशर। तो मतलब अगर आपका एरिया कम रहेगा तो आपका प्रेशर जो है वो, एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो साइंस इसको कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत साइंस इसको भी बता दी, है ना जी। तो क्या करता है, इसने कुछ एक औजार अपने बनाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनके औजार जो है वो पॉइंटेड होते गए, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि हिमाचल की बात करूं मैं अब, तो 1951 ये वो साल था जब आपको हिमाचल में सिरसा सतलुज वैली, जो आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, मतलब मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो सिरसा है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तो इस रिवर के अलोंग हमको मेनली क्या देखने को मिलेंगे, आपके ऐसे पेबल्स, ठीक है, ऐसे पत्थर। अब हमने यहाँ से ट्रेस क्या किया कि इंसान जो है हिमाचल में, वो लगभग 2 लाख साल से पहले से रहता था, क्योंकि हमको कुछ एक एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जो कि हमको मतलब ये बता रहे हैं कि हिमाचल में इंसान काफी समय से रहता था। ये तो था कि शिवालिक की जो आपकी निचली पहाड़ियां हैं, कुछ लोग कहते थे कि आदि मानव जो था इसी रीजन में सबसे पहले रहना उसने स्टार्ट कर दिया था। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो बहुत से एविडेंस हमको ऐसे मिले हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग जो आपका शिवालिक का एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया, जो निचला हिस्सा है ना, ठीक है जी, उस हिस्से में आपको हमको इंसान सबसे पहले देखने को मिला था। उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो उसको कंक्लूड कब किया गया, 1951 में आपको ओलफ प्रफुर इन्होंने रिसर्च की, ठीक है, उन्होंने पाया कि आपकी जो सिरसा सतलुज वैली है, यहाँ पे आपको इस तरह से पत्थर मिले हैं जो कि आपकी प्री हिस्ट्री टाइम के हैं, है ना। तो क्या इसे क्या एविडेंस, इस एविडेंस से ये हमको पता देखने को मिला कि इंसान जो है वो ये इस रीजन में पहले से रहता था। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद देखिए, अब बीबी लाल है, इन्होंने 1955 में ये भी है, इन्होंने भी रिसर्च की। अब 90 अगले साल, इसके लगभग 4 साल बाद इन्होंने क्या किया कि बाणगंगा व्यास वैली जो आपकी कांगड़ा में, अब देख रहे हैं आप इसमें देखिए, जो भी आपका वैली कह रही है ना, अब जितनी भी आपकी सिविलाइजेशन जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी रिवर के अलोंग होगी। जब आप वर्ल्ड की जब पढ़ोगे सिविलाइजेशन, तो आप वहां भी देखोगे कि आपको मेनली जो सिविलाइजेशन वो किसी न किसी रिवर के अलोंग मिलेगी। जैसे कि आईबीसी आपको मेनली इंडस वैली के अलोंग देखने को मिली थी, उसी तरह से आप हिमाचल में देखो तो सिरसा सतलुज, सतलुज रिवर, सिरसा से ट्रिब्यूटरी, तो पहली हमको यहाँ देखने को मिली। सेकेंडली हम बात करें बाणगंगा ब्यास, बाणगंगा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास है, कांगड़ा के आसपास से निकलती है। तो आपको ये भी देख रहे हैं कि इस वैली में भी गुलेर के पास, हरिपुर के पास, ये सारा वही एरिया है ना। अब कांगड़ा का यहाँ जैसे ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे भी क्या हुआ, वैली का हमको कांगड़ा, गुलेर, हरिपुर, देहरा, ये भी वहीं पे राउंड शेप के पेबलस्टोन मिले। तो मतलब जो आपकी, जब आप नदी बहती है तो आपने देखा होगा उसके पास जो आसपास जो आपको पत्थर देखने को मिलते हैं, उसकी हमेशा वो किस तरह से होते हैं, किस शेप में होते हैं, राउंड शेप में, है ना। उनको मतलब यूज करके, इन्होंने इनको यूज करके अपने आप किस तरह के औजार बनाए, बोला चॉपर, जो इन्होंने बनाए वो उसको यूज करके बनाए। तो आप कह सकते हैं कि बाणगंगा और सतलुज सिरसा ये कुछ एक ऐसी रिवर्स थी। उसके बाद देखिए जो आपकी मारकंडा रिवर है, ये पीसी खन्ना साहब 1974 में इन्होंने सिरमौर के इस रीजन में, ये जो आपका मारकंडा वाला एरिया, सिरमौर के इस रीजन में इनको क्या देखने को मिला कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी हमको इस तरह के एविडेंस मिलते हैं जो कि हमको स्टोन एज की तरफ लेके जाते हैं, कि इससे ये हमको पता चला कि हिमाचल में जो इंसान है वो बहुत प्री हिस्ट्री टाइम से भी रह रहा है। क्लियर है आपको ये? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटो हिस्ट्री। अब देखिए मैंने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब आप आर्यंस देखते हैं तो आर्यंस ने आते क्या, आर्यंस जो है उनके जब वो आए
तो उस समय इंडिया में क्या था, वो आए कौन से एरिया से, जो आर्यंस की थ्योरी है, मतलब ये वाला रीजन आपको, इसको मिटा के बनाते हैं दोबारा से। देखिए ये आपका लगभग आज का इंडिया है, ठीक है। तो ये आपका उस टाइम इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का, मतलब सेंटर इस तरह से, इस तरफ से अगर आर्यन आए तो आर्यन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आए, मतलब एक ग्रुप उनका पहले आया जो कश्मीर होता हुआ कहते हैं कि यहाँ पे आया, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो आपके खस आर्यंस हैं इन ये इस रीजन से। इसके बाद जो आर्यंस आए वो कहते हैं कि नीचे नीचे होते हुए जो आपका खैबर के पास है, ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हैं वो जो आपका गैंगेटिक रीजन है इस एरिया में वो रहने लगे। कौन से, जो लेटर आर्यंस आए, जिनको कि आप कहते हैं जो मेन आर्यंस थे, ठीक। जो खस आर्यंस है ये हिमाचल में इस रीजन में रहते हैं। अब मानिए कि ये यहाँ से आए, तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा होगा हिमाचल में, तो ऐसा कहते हैं कि हिमाचल में जो सबसे पहले एरिया थे वो थे यहाँ पे ओरिजिनल थी कोल कोलारियंस पीपल। अब ये कौन है, देखिए कोल कोलारियन जो थे वो लगता है सेंट्रल इंडिया के आसपास से आए थे, ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल इंडिया, क्योंकि ये जो मुंडा स्पीकिंग पीपल थे, और आज भी हम देखें तो यहाँ पे आपको सेंट्रल जो इंडिया है, ठीक है जी, इसके अराउंड आपको ये भाषा बोलते हुए लोग दिखते हैं जिनको हम मुंडा स्पीकिंग पीपल बोलते हैं। और इन्होंने अब कहते हैं कि माइग्रेट, अब ये माइग्रेट क्यों किए होंगे, इसके पीछे में क्या क्या एज्यूम करते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। आर्यंस पावरफुल थे, वो आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने इस जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वो रहने लगे। इन्होंने मतलब आयरन की, जो आपका आयरन है ना, उसकी खोज के बाद हम ऐसा कहते हैं कि इंसान ने इतनी तेजी से ग्रो किया, क्या किया उसने, सबसे पहले उसने क्या किया, सब कुछ काट दिया, जितने भी यहाँ पे पेड़ थे उनको काटा, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड बनाई, उसके साथ अब क्या हुआ उसको, मतलब वो ग्रो करने लगा धीरे धीरे। तो कहते हैं कि वो इस रीजन में क्या होगा, तो क्या मतलब यहाँ के जो लोग होंगे, और ये आर्यन जो थे बहुत एडवांस थे, वॉरियर थे ये, ठीक है जी। कहते हैं कि अगर ये हो सकता है कि ये यहाँ आए, ठीक है, अब यहाँ पे लोग थे, हो सकता है कि उतने मतलब एडवांस नहीं हो, इनको हराया, और ये हो सकता है मूव करके ऊपर की तरफ आ गया हूँ। अब यहाँ से आप हिमाचल की तरफ मूव किया, तो कहते हैं कि हिमाचल में जो पहले इमिग्रेंट्स थे, या पहला जो हिमाचल में है, दे वर कोल और कोलारियन पीपल, और ये मुंडा स्पीकिंग थे, और इनकी रेस कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्राइड। और वैदिक में इनको किस नाम से, दस या दस्युस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, निषाद दस्यु दस्युस उनके नाम है वेदों में, इस तरह से। अब जो आर्यंस आए, तो आर्यंस ने वेद लिखे, तो उसमें सिर्फ वेदों में आर्यन का ही जिक्र नहीं है, उसमें जो इंडिया में उस समय जो लोग रहते थे, जिनको उन्होंने दास या दस्यु कहा, उनका जिक्र भी वहां करते हैं। वो कहते हैं, आर्यंस कहते हैं, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे। इसी थ्योरी को बाद में आपके जो हिटलर जो है वो भी यूज करता है, ठीक है जी, हॉलोकॉस्ट जो करता है उसमें इस थ्योरी को यूज करता है। और आपको जो हमारे पास ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे वो भी इसी व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी, उसको, हाँ, उसको जो है जस्टिफाई करते हैं, वो भी खुद को यहीं से ट्रेस करते हैं कि आर्यन जो थे इस तरह से वो थे। तो आर्यन जो थे वो जब यहाँ आए, तो ये हो सकता है ब्लैक पीपल हो, उनके कंपैरिजन में फेयर कंप्लेक्शन रहेगा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि ये सुपीरियर मतलब इंफीरियर थे उनसे, है ना। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपकी स्किन कलर क्या है, आपका ज्योग्राफी, अफ्रीका के लोग आपको काले देखने को मिलेंगे, तो उसमें उनका रेस ज्योग्राफी भी डिफाइन करती है, आपका सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये दास और दस्युस जो थे आपके, इनको जो है वेदों में भी लिखा गया, आर्यंस ने इनको क्या कहा, दास या दस्युस। तो आपके ये दास और दस्युस जो वही हैं जो कोल कोलारियन पीपल है, हो सकता है यहां से ये ऊपर की तरफ हो गए, ठीक है जी। उसके बाद जो मैंने वो खस बताए, वो खस जो अभी आएंगे, ठीक है, ये दास और दस्युस यहाँ से ऊपर की तरफ हो गए। मुंडा स्पीकिंग कहते हैं कि यहाँ से माइग्रेट करके ये ऊपर की तरफ गए। उसके बाद इनके कुछ एक किंग हैं, ये जो है आपके, ये जो है ना, चामूरी, पिपरू, थुनी, सुषना, ये उनके किंग्स के नाम है, उस समय जो उनके किंग्स थे। ऐसा वैदिक लिटरेचर में लिखा गया है कि उस समय के किंग्स, क्योंकि आर्यंस ने क्या इनके साथ क्या किया होगा, बैटल में रहे होंगे ना उनके साथ, है ना, जब वो आए होंगे तो उनके साथ लड़े होंगे, तो इनका मेंशन भी उन्होंने कहाँ पे किया है, अपने साथ ही कर दिया कि इस तरह से जो अपने पास दश या दस्युस थे, उनके किंग्स जो थे हमको देखने को मिलते हैं, चामरी, पिपरू, धोनी, सुषना। अब सांबर जो था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, हमको देखने को मिलता है, जो कि दस्युस किंग था, ठीक है, सांबर। इसके 99 फोर्ट थे। 99 फोर्ट का मतलब ये हुआ कि ये बहुत पावरफुल रहेगा, पहली बात तो, है ना, इतने फोर्ट तो रहेंगे, मतलब इसने बहुत सा एरिया अपने लिए ऑक्यूपाई करके रखा होगा। तो कौन सा एरिया है वो, अपने पास यमुना और ब्यास के बीच में। अब यमुना में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, यमुना आपकी यहाँ से निकलती है, अब पता नहीं नीचे का कौन सा एरिया था, और ऊपर आपको ब्यास तो आपकी यहाँ तक है, ठीक है जी। तो मतलब इतना सा रीजन या इससे अधिक रीजन भी ज्यादा हो सकता है, वो जो है वो हमारे पास सांबर ने। ओके, अब क्या होगा, सांबर के पास अगर इतना एरिया है, तो फिर से इसके बीच में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई को हम जब दस्युस पढ़ेंगे उसके बाद हम इस आगे देखेंगे, ठीक है जी, जब ये फाइट करेंगे इनके साथ। उसको 40 साल तक कहते हैं कि 40 ईयर्स वॉर हुई, ठीक है, इसके बीच में उदब्रुज नामक स्थान में, और हमको जो ये सांबर है ये हारता हुआ देखने को मिला देवोदास से,
ठीक है जी। दिवोदास के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, इसको आप यहां से रेफरेंस के तौर पे याद रखना सांबर को, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, उसका बाद भोट और क्या कहते हैं उनको, भोट और कीरता। ये देखिए भोट या कीरता सेम है। अब इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये वाला रीजन जो है तिब्बत का एरिया है ना। अब सेकंड इमिग्रेशन या इमिग्रेशन जो हुई हिमाचल में, सेकंड इमिग्रेंट्स तो थे वो आपके थे भोट या कीरता, जिनको हम मंगोलॉइड रेस के से कह सकते हैं, क्योंकि इनकी रेस आप देख सकते हैं, जो तिब्बत से आए हुए लोग होंगे उनकी रेस किस तरह से रहेगी, वो भी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उसी एरिया की होगी। मतलब ये इस रीजन के लोगों की कद काठी कहें तो हमसे डिफरेंट होगी, उनकी रेस डिफरेंट होगी, तो इसलिए वो कौन से रेस थे, मंगोलॉइड रेस के, और देवर सेकंड जो थे वो हिमाचल में आए। और आपके मेनली अगर ये इस रीजन से आए होंगे तो ये तो हमारा लॉजिक भी है कि कहां पे रहे होंगे वो, अपर इस रीजन में हिमाचल के, है ना, इसी रीजन में रहेंगे, क्योंकि इस तरफ से अगर उनकी माइग्रेशन हुई है तो वो इस रीजन में आएंगे, क्योंकि नीचे को कोई और भी था उस समय, है ना। ओके, तो ये आपके मंगोलॉइड रेस के थे, और ये आपके मेनली हिमाचल के जो हिली या अपर एरियाज हैं, अपर टेरेन, टफ टेरेन है, वहां पे ये लोग रहे। उसके बाद हम खस को देखते हैं। ये खसा जो थे, इनको कहते हैं खस, ठीक है जी। ये बोलते हैं कि इनको एडवांस इन वॉर, सो कॉल्ड वॉर लाइक ट्राइब्स। ये कुछ एक ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि जिनको कि लड़ना बहुत पसंद है ना, जो कि वॉर लाइक ट्राइब्स हैं, बहुत मतलब लड़ने के लिए। तो ये क्या करते हैं, इनका ये किंग था देवोदास, जिसकी बात कर रहा था कि देवोदास जो था वो खस, इन जो आपके खस थे इनका किंग था देवोदास। उसके और सांबर के बीच में, जो इससे पहले हमने पढ़ा दस्यु किंग सांबर, ठीक है जी, उसके बीच में क्या हुआ, 40 इयर्स वॉर हुई, और ये उद्ब्रुज में नाम के स्थान में हुई, उद्ब्रज। और इसमें हमारे पास इसका एक एलाई था जिसको विरची नाम से कहते हैं हम, विरची, विरची या विरची, ये इसका इसके साथ ये था, ठीक है जी। इन दोनों को मार दिया गया इस प्लेस पे, और ये आपका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन करें, जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट से। देवोदास जो इसको आर्यन किंग भी कहते हैं, और इनको खस को कहते हैं कि आर्यंस के मतलब सेकंड कजन थे ये, ठीक है जी, क्योंकि उसी ये इनको बोलते हैं कि उसके रिलेशन में तो थे ये खस। अब इसमें भी ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा आप लिख सकते हैं कि देवोदास जो था और सांबर के बीच में 40 वर्ष तक उदुरज नामक स्थान में लड़ाई हुई, और इसमें इनका एलाई था वर्ची, उसको इन्होंने मार दिया। और इसके इसके कहीं पे 90 फोर्ट्स बताते हैं, कहीं 99 फोर्ट्स जो थे वो हमको सांबर किंग के देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास टेरिटोरियल यूनिट और मावारा कहते थे, गवर्न बाय मावी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इनके टाइम पे मतलब छोटी छोटी टेरिटोरियल यूनिट्स थी, जैसे कि हमारी होती एक फैमिली होती, जब फैमिली मिलती है एक घर बनता, घर से फिर एक दूसरा घर, फिर उससे गांव, गांव से आपका फिर, ठीक है जी, दूसरा गांव, फिर एक पंचायत जो करंटली हमारी है ना। तो ऐसे ही आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि एक ये फैमिली थी, छोटे छोटे ट्राइब्स, ठीक है जी, उसमें टेरिटोरियल यूनिट ये आपकी आ गई, उसमें आपको ये इसको कहते थे मावरा या मवारा, और इसको जो लीड करता था, मतलब इसमें हेड जो होता था उसको मावी कहते थे। अब यही आपका महाजनपदास के टाइम का पीरियड अब आने वाला है, जब हिमाचल हम जनपदा को डिस्कस करेंगे। हो गया ये, इसको नेक्स्ट मूव करूं। ओके, देखिए जनपदास, जनपदा अब वही हो गया, छोटे छोटे एरियाज हैं पहले, ठीक है जी, मावरा मावी इनको गवर्न कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद इनको तीन आपस में मिल गए, इन्होंने क्या कर लिया, एक जनपद बना लिया, जनपद बना लिया। अब अराउंड आपका जो ये टाइम है 800 900 के आसपास, 600 बीसी, इसके लगभग जो आपको इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट जनपदास देखने को मिलेंगे। लेकिन जब ये मान लो ये एक जनपद है, ठीक है, छोटी जो टेरिटोरियल आपस में मिल गई, ये एक जनपद बन गया। अब ये जनपदा मान लो ये की जनपदा, ये एक ही है, एक ही है, इस तरह से अगर बहुत से जनपद आपस में मिल जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, महाजनपदा। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ोगे उसमें, महाजनपदा। और सबसे फेमस महाजनपदा कौन सा था, स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसको कहते हैं मगध, है ना, आज के बिहार के आसपास जो था मगध। तो आप कह सकते हैं कि ये जनपदा के टाइम है। अब ग्रेजुअल प्रोसेस है, वहां पे भी उस तरह से हम देखने को मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो टेरिटरीज थी, ये जिनको पॉलिटिकल ये यूनिट टेरिटरीज कहें आप, ठीक है जी, वो आपस में मिल करके जनपदा बना रही थी, जनपदा आपस में या फिर एग्रेशन के थ्रू वो आपस में लड़ कर क्या बना रहे थे, महाजनपदा। तो हिमाचल के केस में उस समय हम देखें तो हमको हिमाचल में जनपदा देखने को मिलते हैं, और हिमाचल में कितने जनपदा थे, मेनली 4, और को कौन कौन से, औडंबर, उसके बाद त्रिगर्त, उसके बाद कुलुता और कुनिंस। ये हिमाचल के क्या थे, औडंबर एक जनपद, त्रिगर्त आपका दूसरा, कुलुता आपका तीसरा, और कुनिंद आपका 4th जनपद। अब इन जनपद को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके औडंबर्स थे, तो इनकी लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। जो आपका, ठीक है, ये कांगड़ा चंबा का निचला हिस्सा जो है,
पठानकोट के आसपास का एरिया, यहाँ पे पठानकोट है, यहाँ पे पठानकोट के आसपास ये गुरदासपुर होशियारपुर का रीजन जो है, पंजाब के हिस्सा और हिमाचल का कांगड़ा का निचला हिस्सा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको इनकी ये मेनली आपको इस रीजन में देखने को मिलते थे। अब ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ओडम्बर के बारे में कि महाभारत में इनको ओडम्बरास जो है ये किसके डिसेंडेंट थे, विश्वामित्रा, ठीक है जी। महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि ऋषि विश्वामित्रा के डिसेंडेंट थे और हु वाज द फाउंडर ऑफ कौशिक गोत्र, ठीक है जी। विश्वामित्रा जो थे कौशिक गुप्त के फाउंडर थे और उन्हीं के जो वंशज थे या उन्हीं के जो आपके वंशज है वो कौन से थे, ओडम्बरा। ऐसा कहाँ लिखा गया है, महाभारत में। सेकेंडली देखें, देयर इज ऑल्सो अ रेफरेंस टू ओडम्बरा इन द मार्कंड पुराण से, पुराणों में भी इनका डिफरेंस हमको जिक्र देखने को मिलता है, विष्णु पुराण में भी है। और बुद्धिस्ट, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे चंद्रगौमिन, इन्होंने अपनी इनको, ठीक है जी, चंद्रगौमिन ने इनको वृत्ति इनकी, ठीक है, इनकी इसमें इन्होंने इनको शालवाज का एक सेक्शन बताया था चंद्रगौमिन ने। अब बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, शालवाज क्या होते हैं, आपके जो कौरव थे उनके, मतलब महाभारत की बात कर रहा हूं मैं, पांडव और कौरवों का क्या था, उनका युद्ध हुआ, उसमें जो साल्वस सेक्शंस थी वो किसके साथ अलाई थी, कौरवों के साथ। तो इन्होंने ये कहा कि ओडम्बर्स जो थे देवर अलाइंग विद साल्वास। उसके बाद कहते हैं कि द फेमस कॉमर्शियल सेंटर। अब देखिए ये तो हो गया, अब इनकी इस तरह से देखते हैं, इनका पॉलिटिकल किस तरह से था, है ना, इस तरह से देखते हैं, ऐसे वो होगा आपको। ये तो हो गया रेफरेंस। पहले हम की लोकेशन देखते हैं, पहले लोकेशन क्लियर होगी आपको, कहां पे थे ये, पठानकोट, आपका चंबा, निचला हिस्सा ज्वालाजी, इस एरिया में थे, है ना, गुरदासपुर होशियारपुर के रीजन में थे ये मेनली। क्योंकि ऐसा हमको कैसे पता चला, क्योंकि इनके वहां पे क्या मिला, सिक्के, वहां से इनके सिक्के या किस तरह से हमको देखने को मिले, तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इस रीजन में ये मेनली कंसिडरेट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई गांव है, या फॉर ऐसा ही सोचें आप कि एक एरिया है जहाँ पे बहुत से, ठीक है, घर हैं और एक बीच में बैंक है, यहाँ पे एक बैंक है जहाँ पे बहुत सा एरिया है, आसपास से लोग रहते हैं। अब मान लो कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि ये जो हिस्सा आपको कुछ ऐसी त्रासदी होती है कि दब जाता है और से 10-15 लाख साल बाद इसको निकाला जाता है नीचे से। तो मान लो यहाँ पे कॉइन्स मिले, तो क्या कंक्लूड करेंगे, वो इस एरिया को देखेंगे कि यार ये जो एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में बहुत से हमको क्या मिला, पैसा या कुछ इस तरह। तो वो क्या ड्रॉ करेंगे, वही सोचेंगे कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसों के लेन देन के रिगार्डिंग काम होता होगा, है ना। उस तरह से अगर बात करूं मैं, तो पठानकोट जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में, ओडम्बरा कॉन्टेक्स्ट में जो पठानकोट था वो आपका कौन सा एरिया था, वो जंक्शन था। यूं कहें कि देखिए बहुत से जो आपका मगधा नीचे प्लेन वाला रीजन था, ठीक है, कुरु के एरिया से जो आपका ऊपर की तरफ हो जाते हैं हम, जब मतलब जब हम अफगानिस्तान, उस समय बॉर्डर्स तो थी नहीं, तो मतलब ओडम्बर जो थे इनका मेनली इकोनॉमी क्या थी कि पहले तो ये लोग क्या करते थे, टोल टैक्स लेते थे, ये मान लो आप, ठीक है, जीएसटी दो, अगर वहां से जाना इनके रीजन से, तो वो एक जंक्शन था आपके गैंगटिंग प्लेन से होता हुआ, तो वहां पे टोल टैक्स लेते थे उनसे। एक तो वो है इनका कमाने का तरीका। सेकेंडली इनके अगर आप इन कॉइन्स देखें तो कॉइन्स इनके मतलब कॉपर, ठीक है, इस तरह के कॉइन्स नो है, सिल्वर के कॉइन है ना, उस तरह के कॉइन्स, तो मतलब ये क्या थे, ठीक ठाक थे, मतलब है ना, ठीक ठाक थे अपनी इकोनॉमी वाइज। उसके बाद अगर देखें तो ठीक है, ये तो हो गया है ना, सिल्वर और कॉपर के कॉइन। अब ये पठानकोट में फेमस कमर्शियल रूट सेंटर पे आते थे, पठानकोट में, समझ गए आप, पठानकोट में इन्होंने मतलब बैरियर लगाया है, वहां से जो भी लोग जा रहे हैं उनसे क्या कर रहे हैं, टोल ले रहे हैं, है ना, टैक्स ले रहे हैं उनसे। और ये इनकी लोकेशन के वाइज इनको ये तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही थी। सेकेंडली अपनी जो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स है हमको यहाँ पे देखने को मिली। अब देखिए आपके एग्जाम में इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं, बताइए कि ये स्क्रिप्ट कौन सी यूज करते थे, तो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते थे, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी जिनको ये लोग यूज करते थे और इनके कॉइन्स पे हमको देखने को मिली होगी स्क्रिप्ट, है ना, तो वहीं से ड्रॉ किया। अच्छा, दिस वाज अ रिपब्लिकन। अब ये रिपब्लिकन ट्राइब था। रिपब्लिक एक होता है मोनार्क, एक होता है रिपब्लिकन। मोनार्क कौन से होते हैं, जहां पे एक ही राजा की क्या होते हैं, बिना मतलब, है ना। रिपब्लिकन समझ गया कि ऐसा हेड होगा जिसको कि लोगों ने खुद से इलेक्ट किया होगा, है ना। मोनार्क में ऐसा नहीं होगा, है ना। उसके बाद इलेक्टेड किंग था इनका। मतलब एक तो इनकी पॉलिटी समझ आ गई हमको कि रिपब्लिकन थे। सेकेंडली हमने इनकी इकॉनमी देख ली कि भाई साहब ये लोग कहाँ पे रहते थे, ये पठानकोट में रहते थे, वहाँ पे जंक्शन के उसके एरिया के आसपास थे और बहुत से इन्होंने क्या किया, वहाँ से टोल कलेक्ट किया होगा। उसके बाद इनको कहते हैं कि शीप रेयर करते हैं, मतलब शेफर्ड थे ये, है, तो उनों को बेचते होंगे, उस तरह से नहीं फ्लीज होंगी, उनका व्यापार करते थे, तो ठीक ठाक थे। मतलब अगर शीप का कुछ लोग ना ऐसा ही बोलते हैं कि अगर ये भेड़ बकरियां इस तरह से पालते हैं तो आज का तो गद्दी गद्दी कम्युनिटी है ना, उनको इनसे ड्रॉ करते हैं कि डंबर के हो सकता है कि वो डंबर के वही डंबर्स हो, है ना जी। तो हो सकता है उसके बीच में देखिए आपको ये तो कहीं लिखा नहीं मिलेगा
लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनकी इकोनॉमी क्या थी, किस तरह से इकोनॉमी ये जो थे इकोनॉमिकली अपने आप को, मतलब इकोनॉमी किस तरह से ड्रिवन थी इनकी। सेकेंडली आपको इनकी पॉलिटी पता होना चाहिए कि किस तरह की गवर्नेंस थी इनके पास, और उसके बाद इनका जिक्र कहाँ कहाँ हुआ, ठीक, ये तो प्योर रट्टा ही आपको मारना पड़ेगा। उसके बाद इनका कहाँ कहाँ जो आपके हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो लोकेशन। अच्छा, इनके रिलीजियस बिलीफ का पता हमको कैसे लगता है, जैसे कि हमने इनके कॉइन्स लिए, इनके कॉइन्स हमारे पास आ गए। अब इस कॉइन्स पे मान लो एक त्रिशूल बना हुआ है, नीचे एक बैल बना हुआ है, तो हमने ये ड्रॉ किया कि भाई साहब ये जो बैल है ये कौन सा है, नंदी, और ये जो त्रिशूल है ये आपका ट्राइडेंट जो है, इसको किसके साथ रिलेट करते हैं हम हिंदू बिलीफ में, शिवा के साथ। तो क्या क्या कि एक तो भेड़ चराते हैं, दूसरे शिवा के भक्त हैं, तीसरा ये क्या करते हैं, मतलब इनके कॉइन्स में शिवा का हमको ट्राइडेंट देखने को मिला, तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये तो शैवाइट्स होंगे, है ना, शिव धर्म को या शैवाइट्स होंगे। और सेकेंडली अगर ये भेड़ बकरी जाते हैं तो ये गद्दी होंगे, आज के गद्दी, वो भी शिव के भक्त हैं। तो इस तरह से रेफरेंस के तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इनके रिलीजियस बिलीफ क्या था कि ये लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे। कहां से पता चला, इनके कॉइन से। तो आपको कॉइन से कितना सारी हिस्ट्री इनके पता चली, है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि दे शुड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स एंड हैव लेजेंड बोथ इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी ट्राइडेंट ऑफ वुल इंस्क्राइब ऑन कॉइन, जो बताया वही लिखा गया है। इनकी स्क्रिप्ट के बारे में आपको याद रखना। और सेकंडली ये कौन से फेथ को बिलीव करते थे, शेवाइट्स थे ये। और इनके कॉइन्स जो थे उनके बीच में कौन कौन सी स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है वो भी मेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अडम्बरा इज आल्सो फाउंड इन पाणिनि के गणपत में। इसको नोट डाउन कर लें आप, ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि इनका और मेंशन कहाँ पे। तो पाणिनि जो है इनके भी आप कहें कि इनके द्वारा भी इनको मेंशन कहीं ना कहीं किया गया था। पाणिनि के द्वारा एक बहुत फेमस अष्टाध्यायी करके बुक है जिसको ग्रामर भी कहते हैं ना, वो पाणिनि, हाँ, अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, ठीक है जी। आप फिलहाल ये नोट करें कि पाणिनि जो थे उन्होंने अडम्बर्स को अपनी गणपत में मेंशन किया था। इनका मेंशन हमको वहां भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट में मूव करूं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिगार्ता। अब त्रिगार्ता के अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि त्रिगार्ता कौन से रीजन को कहते होंगे, कौन से एरिया को त्रिगार्त कहते थे, या ये कहां पे होगा हिमाचल के, करंटली बात करूं मैं तो कौन सा वाला रीजन होगा ये, कोई गेस। हाँ, त्रिगर्त, वेरी गुड, ये तो अपना सही बोला, त्रिगर्त। हाँ, इसको, हाँ, हाँ, ये देखो त्रिगार्ता जो था आपका, ये करंटली इसकी लोकेशन देखें तो आपका ये आज का जो कांगड़ा का एरिया है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटिंग कांगड़ा है, ये निचला हिस्सा जो था, इसको उपले हिस्से को हम क्या कहते थे, हाँ, जलंधरा भी इसका नाम था, निचले हिस्से को हम जलंधरा कहते थे। तो मतलब आज का जो कांगड़ा का एरिया, आप ये सोच सकते हैं कि ये जो आपका मेनली रिवर रावी, ब्यास और सतलुज जो था इसके बीच में था। ये कौन सी आपकी रिवर, रिवर मैंने कहा दिखाई दिया आपको, रिवर आपकी सतलुज, रिवर आपकी ब्यास और रिवर रावी, है ना, इस तरह से। तो इसके बीच का ये जो एरिया है इसको किसके नाम से जाना जाता था, त्रिगार्ता। त्रिगार्ता का जो हम हिस्टोरिकल मेंशन देखें तो पहली इनकी जो हिस्टोरिकल मेंशन था, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन ना, इसको स्टार मार्क कर लें कि आपके जो 5th सेंचुरी बीसी में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पाणिनि की राइटिंग में पहला जिक्र आपको कहाँ मिलता है त्रिगार्ता का, पाणिनि की राइटिंग में, ठीक है जी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई राइटिंग्स में हमको सबसे पहले जिक्र मिलता है त्रिगार्ता का। अच्छा जी, सेकेंडली जो आपके पास इट इज ऑल्सो कॉल्ड जलंधरा, जो निचला हिस्सा था त्रिगर्त का उसको हम क्या कहते थे, जलंधर के नाम से भी जानते थे। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो इसकी फाउंड जो त्रिगार्ता था, इसकी जो इसको किसने फाउंड किया था, भूमा चंद ने। और इसके बाद इसमें त्रिगार्ता में एक ऐसा राजा हुआ जिसने महाभारत के टाइम पे कौरवों के साथ अलाई होके पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वो कौन से किंग थे आपके, ही वो सुशर्मा चंद्र। और इन्होंने, ठीक है जी, जो आज का नगरकोट है आपका, जो कांगड़ा का जो करंटली नाम है नगरकोट, ठीक है, कांगड़ा मतलब इसका पुराना नगरकोट, वो इन्होंने जो था इसके फाउंडर ये थे सुशर्मा चंद्रा। और यहां से एक फैक्ट ये को लिख लें कि ये वही राजा हैं जिनके द्वारा महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया गया था, मतलब ये पांडवों के अगेंस्ट लड़े थे। और ये जो आपके यूं कहें तो सुशर्मा चंद्रा को कहते हैं कि मुल्तान के उस समय किंग थे। इन्होंने वहां से ये गए और इन्होंने मत्स्य किंग के किंग जो थे विराट, उनके साथ युद्ध किया सुशर्मा चंद्रा ने, ठीक है। उसके बाद हारने के बाद मुल्तान छोड़ा, देन उसके बाद कहते हैं कि ये अपरेंटली जो है कांगड़ा में आए। ये महाभारत के टाइम पे आपको याद रखना है कि कौन से, हाँ, कौरवों की तरफ से लड़े थे। पाणिनि ने इनको कहा है कि ये जो जो आपके त्रिगार्त के लोग थे, इनको कहा कि ये जो थे अयुद्ध जीवी संघ थे, मतलब ऐसे लोग जो अपना इनकम जो है वो
लड़ करके प्राप्त करते हैं, मतलब वॉर में ये जाएंगे, वहां से जो इनकम होगी, इनको कहता है कि अयुद्ध जीवी, युद्ध के द्वारा जिए जाने वाले ऐसे लोग, ठीक है जी, इनको कहा था पाणिनि ने कि ये अयुद्ध जीवी संघ भी हैं। इनकी स्क्रिप्ट भी आप लिख लें, इनकी स्क्रिप्ट का नाम भी था ब्राह्मी एंड खरोस्टी। और इनके जो कॉइन थे ना, तेवर इन स्क्वेयर शेप। हाँ, और ये बहुत ही, इससे हमको जब ये ना, इससे ही हमको पता चलता है कि बहुत पुराने थे ये लोग। एक तो महाभारत में मेंशन है, ऊपर से इनके कॉइन्स उसके, क्योंकि आपको देखते हैं ना, आपके पास जैसे जैसे आप इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, तो उस समय जो चलन में चीजें होती है वो बंद हो जाती हैं ओवर द टाइम ना। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमको राउंड शेप देखने को मिलते थे। तो मतलब ये स्क्वायर शेप में था, ये पुराने सबसे कॉइन्स थे, और ये बहुत ही पुरानी हिमाचल की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट आप कहें, लिखा है इस पे, हाँ, ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल जो आपकी कौन सी है, त्रिगार्ता। नेक्स्ट पे मूव करूं? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुलुता। जो कुलुता था, इसका एंशियंट नेम, इस जो कैपिटल थी, राजधानी, पहले तो एरिया ये कुल्लू का प्रेजेंटली जो ब्यास का अपर रीजन है, यहाँ जैसे, ठीक है जी, ब्यास वैली का जो अपर एरिया है, यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड थे मेनली, है ना, वहाँ पे कंसंट्रेटेड थे। अच्छा जी, इनकी कैपिटल थी आपकी नगर। हाँ, ओके। उसके बाद फाउंडर की बात करें तो इनका फाउंडर है बिहंगमणि पाल। बिहंगमणि पाल, इनके फाउंडर का नाम है बिहंगमणि पाल। अच्छा, इनका सबसे पुराना कोइन जो हमको वो 100 एडी में, राजा का नाम है व्यारास। इसका जो है हमको 100 एडी का कॉइन जो सबसे पुराना है वो कुलुता का देखने को मिलता है। राजा का नाम याद रखना, बिहार, व्यारास। कॉइन्स में हमको एक तरफ संस्कृत देखने को मिलती है, उसके फ्रंट साइड को हमको संस्कृत देखने को मिलती है, ओवर साइड, और जब उसको रिवर्स किया जाता है तो हमको प्राकृतिक और खरोष्टी जो है आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। सामने वाली साइड को संस्कृत, पीछे वाली साइड को, हाँ, और सबसे जो कॉइन है इनका 100 एडी के करीब हमको देखने को मिलता है। और लोकेशंस क्या थी इनकी, थे ये भी रिपब्लिकन, है ना, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम वैसे था रिपब्लिकन, मतलब जो राजा था वो जो था चुना जाता था, ना कि, हाँ, मोनार्क नहीं थे, देवर सब क्या थे ये, आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम डिपेंडेंट किस पे ही हैं, है ना, महाभारत पे, पुराणों पे, इस पे डिपेंडेंट हम ज़्यादातर, या फिर कहीं से कॉइन मिली। अब इनके बारे में कॉइन हमको ज़्यादा कॉइन नहीं मिले, तो इनकी जो हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इसके बाद जब वंशावली स्टार्ट होगी ना, तो इनकी तब तो डिटेल में लिखा गया है कि कौन सा राजा कुल्लू का कहाँ है, कहाँ युद्ध हो रहा है, ठीक है, तब हमको इन डेप्थ जो है इनके बारे में देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंटली जब बात करें तो ये रेफरेंस के तौर पे ही होंगे, जब वो मतलब सुशर्मा चंद्रा लड़े, वो उनका महाभारत में जिक्र यही हुआ होगा कि यहाँ का किंग जो है वो मत्स्य गया, वहाँ के विराट के किंग से लड़ा, मुल्तान का किंग, ठीक है, उसके उसका जिक्र जो है रेफरेंस किसके तौर पे हो, महाभारत के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे लिया गया, वहीं से हम इनको उनकी हिस्ट्री ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा कुलुता हो गया, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, कुलिंद, कुलिंदास। कुलिंदास जो थे, आज ये देखिए आप, ये सिरमौर, अंबाला, ठीक है, जो सहारनपुर का रीजन है आपका, वेस्टर्न यूपी, अंबाला, ठीक है, ये आपका प्रेजेंटली जो आप यूं कहें तो हिमाचल का जो सिरमौर का निचला हिस्सा है, शिमला का निचला हिस्सा, सिरमौर के इस रीजन में आपको कौन सा जो आपको जनपदा देखने को मिला, उसका नाम था कुनिंदास। अच्छा, कुनिंदास वर द हिल पीपल लिव इन द एरिया लाइंग बिटवीन रिवर ब्यास, सतलुज एंड यमुना, है ना जी? इनके जो रेफरेंस के तौर पे लिखा गया है कि ब्यास, सतलुज और यमुना के एरिया के बीच में जो आपको लोग रहते थे, उन्हीं लोगों को हमने किस नाम से बोला है, कुनिंदास। अब कुनिंदास जो आपके प्रेजेंटली शिमला और सिरमौर की हिल्स एरिया वाला रीजन जो है, यहाँ पे रहते थे ये इनकी करंट लोकेशन हमने ट्रेस करने चाहें तो हमको ये इस रीजन में देखने को मिलते थे। और उसके साथ साथ ये अंबाला और सहारनपुर के प्लेन्स में भी थे, ठीक है जी। मॉडर्न पीरियड में बात करें तो इनको हम आज के जो कनेज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ये उस रीजन में लोग रहते हैं कनेज आजकल के, वो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि कनेज जो थे उनके एंसेस्टर या कहें ये कुनिंदास थे, है ना। रीजन हो गया आइडेंटिफाई कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे थे ये, अंबाला, सहारनपुर, या फिर आपको सिरमौर और शिमला का रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, इनके सिल्वर कॉइन इशू किए इन्होंने, है ना। अमोघ भूति एक इनका जो एक बहुत ही फेमस किंग हुआ, फेमस किंग है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो अमोघ भूति नामक का राजा था या अमोघ भूति नाम का जो राजा था वो कौन से जनपद का था, क्या वो डंबर का था, कुनिंज, त्रिगार्ता या फिर कुरुता, किसका था वो, कुनिंदास। क्या नाम रहेगा राजा का, अमोघ भूति। इनका भी वही
कि ये भी क्या थे, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन थे। एडमिनिस्ट्रेशन इनका किस तरह से था, रिपब्लिकन। अब कुनिंदास कॉइन भी है, लेजेंड ऑफ प्राकृति और खरोष्टी में इनकी हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद कॉपर कॉइन आर मोस्टली इन ब्राह्मी ओनली, तो कॉपर कॉइन्स को जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। लेकिन अगर बात करें हम कुनिंदास की, तो हमको इनके जो मोस्टली कॉइन आपको प्राकृतिक या फिर खरोष्टी में भी देखने को मिलते हैं ना। तो मतलब ज्यादातर कॉइन जो है इनके, मोस्टली जो कॉपर कॉइन्स हैं उनमें हमें ब्राह्मी देखने को मिलती है, लेकिन साथ साथ में हमको प्राकृतिक और खरोष्टी भी देखने को मिलेगी। हो गया क्लियर ये? ओके। तो ये कॉइन्स हैं, कुछ देख सकते हैं आप। कॉइन से हमने ना मेनली जो रेफरेंस हम ड्रॉ करते हैं वो कॉइन से ही करते हैं। और कुनिंदास की बात करें तो इसके बाद ना ये क्या होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होते रहेंगे। कुलुता, अगर कुल्लू जिसको कुलोदा कहते हैं, उसके बाद अगर बात करें हम कांगड़ा की या फिर जिसको त्रिघारता कहते हैं, उसके अलावा अगर हम 3 एडी या जब हम 3 या 4 एडी के आसपास आते हैं तो क्या होगा, हमको कुशानास इस तरह से, अगर लेटर पीरियड में जब, क्योंकि इंडिया का ना जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप कोशिश करना कि जब इनको कवर करें तो साइमल्टेनियसली या फिर यूं कहें इसके कंटेम्प्रेरी में इंडिया में कौन सा किंग रूल कर रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इनके ऊपर रहेगा। या तो ये उसकी सॉवर्निटी में चले जाएंगे, है ना जी, या फिर ये क्या होगा कि वो इनका एरिया ऑक्यूपाई करके खत्म हो जाएंगे टोटली ये। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट मतलब हमारे पास कुलुता है, या फिर यूं कहें कि कांगड़ा जो आज का त्रिगार्त है उसको छोड़ करके ये धीरे धीरे ये लोग जो है कुशाणास के टाइम पे रिवाइव करते हैं। हालांकि कुशाणा के टाइम पे इनका जो ये पंजाब के ना योद्धाज, ये इनको बोलते हैं, इनका हेल्प लेकर के ये कुशाणा से अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन बहुत से आक्रमण होते हैं वेस्टर्न साइड से, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये लोग जो है वो वीक होते गए और धीरे धीरे ये किंगडम या ये रिपब्लिकन या ये जो आपका संघ है जिसको हम कहते हैं जनपदा या जनपदा, ठीक है जी, वो हमको समाप्त होता देखने को मिलता है। तो अब आपके नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारे पास सिरमौर या कुछ एक नए जो हम अपार ठाकुराइज, ठीक है जी, अब ठाकुरों का रूल चलेगा और वो हमको मर्ज भी देखने को मिलते हैं 610 एजी के पास पास, जब हमको चंबा, ठीक है, इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट या कांगड़ा, ये जो रीजन है यहाँ पे अब अलग टाइप का हमको रूल या यूं कहें कि पॉलिटिकल सिस्टम इनका अलग से हमको देखने को मिलेगा। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का समझ गए सारा, ठीक है। तो आज की कहानी को थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हाँ देखिए, अफ्रीका से आज की जर्नी स्टार्ट हुई थी और हिमाचल में खत्म किया हमने। अफ्रीका से हमने किनको, सबसे पहले होमो इरेक्टस को चलाया, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है ये अफ्रीका से निकला, डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में गया। उसके बाद ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ हमको देखने को मिलता है कि आज का जो होमो सेपियन सेपियन है हमको ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखने को मिला। लेकिन हम ट्रेस ड्रॉ करें तो ये जो इंसान है या यूं कहीं होमो इरेक्टस साइज से पहले के भी जो उनकी हमको कहीं ना कहीं अवशेष हिमाचल में भी या यूं कहीं इंडिया और पर्टिकुलर शिवालिक्स के रीजन में हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन से है कि हिस्ट्री को पढ़ा कि आपकी जो प्री हिस्ट्री थी वो कौन सा टाइम था जब इंसान ने क्या किया था, पत्थरों के हिसाब से उसने अपना जीवन जो है व्यतीत किया, ठीक है जी। लगभग बहुत समय तक, ठीक है जी, वो पत्थरों के साथ ही लगा रहा, खाता, मारता और खाता, ठीक है जी। और फिर उसने एक शेल्टर भी बनाया, केव्स में रहा वो प्रोसेस टाइम देखा जी। कि जब आप अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जब आप हम मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे ना तब इसको इन डेप्थ देखेंगे। फिलहाल एक ऐसे ही एक अपने दिमाग में मैपिंग करें कि उसके बाद हमने पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये कुछ एक पीरियड है। उसके बाद आयरन एज जिसको बोरोन एज है ना, ये उस समय की जो मेटल्स के बेसिस पे हमने, पत्थरों के बेसिस पे हमने मेसोलिथिक, नियोलिथिक, आपका जो पैलियोलिथिक, इनको नाम दिया। देन वी एंटेड इनटू आईबीसी। फिर हमने देखा कि इंडिया के जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, जो आपका इंडस का रीजन है, वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट महाजनपदा देखने को मिले। उन जनपदा के बाद हमने क्या देखा कि हिमाचल में उनका इन्फ्लुएंस रहा। आज देखिए महाजनपदा में अगर कहते हैं कि आपके रोपड़ के पास जो एक्सहिबिशन हुई थी, तो एक फैक्ट मैं बताना भूल गया कि उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें देवदार की जो मतलब जो पिलर से कहीं ना कहीं उनमें देवदार यूज किया गया था। तो अगर देवदार का यूज किया गया तो बुक में ऐसा तो लिखा गया है कि उसका रेफरेंस है सर कि निचले हिस्से में तो देवदार होता नहीं है, ज्योग्राफी है, देवदार आपका हमेशा हाइट वाली रीजन में पाया जाता है। तो वहां का जो देवदार है हो सकता है वो आपको अपर रीजन या हिमाचल के आसपास से लेकर के वहां जाया गया होगा। तो ऐसा ड्रॉ करते हैं लोग कि इनके साथ इनका संबंध था, व्यापार का संबंध था, या लोग यहाँ पे रहते थे या देवदार वहां पे जाया करता था, है ना। इस तरह से हम हिस्ट्री को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उस तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा प्री हिस्ट्री में हमारे पास हिमाचल में 1951 से हमारे पास सर स्टार्ट हो गई थी जो आपकी सिरसा सिरमौर, ये भी ना बिलासपुर की वैली थी, यहाँ पे ओलफ रुकफुर ने इन्होंने जो थे कुछ एक पेबल चॉपर इस तरह से मतलब स्टोन टूल जो थे हमको देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा कि बीबी लाल ने बाणगंगा के अराउंड, मारकंडा जो थी, पीबी खन्ना 1974, ये कुछ एक रिसर्चर थे, ठीक है जी, इन्होंने रिसर्च की और हमको जो है
ह्यूमन हिमाचल में ह्यूमन किस तरह से आए उसकी ट्रेसिंग हमको कहीं देखने को मिलती है। उसके हमने प्रोटो हिस्ट्री देखा है ना। उसके बाद हमने कोलकलारियंस देखे, ये कौन थे, ये मुंडा स्पीकिंग पीपल थे। हमको मध्य भारत में या ईस्टर्न जो झारखंड या इस तरह से जो एमपी का रीजन यहाँ से हिमाचल की तरफ आते देखने को मिलते हैं, इनको हम प्रोटोस्ट्रेट कहते हैं। इनकी रेस है ये, वैदिक नेम इनको दस्यो दशा जो है 10 या दाशयुज भी कहा गया। उसके बाद इनके कुछ एक फेमस किंग थे। शांबर जो था इनका मोस्ट फेमस किंग कहा जाता है, जिसने की देवोदास के साथ लड़ाई लड़ी और वो 40 साल तक उनका युद्ध रहा। उस युद्ध में ऐसे कहते हैं कि शांबर बहुत स्ट्रांग था, इसके पास 99 फोर्ट्स थे। उन फोर्ट्स को जो था वो वापस में देवदास ने इसको हराया। ठीक है जी। उसके बाद लगभग कितने साल चला वॉर, 40 ईयर्स है ना। उसके बाद हमने भोट और किरात को पढ़ा। मंगलोर रेस थी आपकी तिब्बतन रीजन से हिमाचल में माइग्रेंट की, सेकंड रेस टू बी माइग्रेंट इन हिमाचल प्रदेश, उसको देखा। और ये मेनली आपकी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, द अपर या हायर रीजन ऑफ हिमाचल, वहां पे थी, क्योंकि कहाँ से आई थी, तिब्बतन हायर रीजन से आई। उसके बाद हम खस देखें, जिनको खशाज कहा जाता है, एंशियंट इन अ वॉर। अच्छा, इनको कहा गया कि जो थे वॉर लाइक ट्राइब्स थे, मतलब लड़ना इनको पसंद था। उसके बाद देवदास देखा और शांबर के बीच में युद्ध देखा हमने। ठीक है, देवदास इनका किंग था और आर्यन किंग कहते हैं इसको। शांबर ने 40 तक युद्ध लड़ा। कहाँ पे लड़ा, उस जगह का नाम देखा। उसके बाद जो था हमारे छोटी छोटी यूनिट्स, इनको मुबारक कहा गया। ये वही प्रोसेस है ना, ट्रांजिशन फेज है ये। ट्रांजिशन मतलब कि अब छोटे छोटे जो आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे है ना जी, वो जो है ये पॉलिटिकल यूं कहे टेरिटोरियल यूनिट्स थे, यही आपके पॉलिटी को भी गवर्न करेंगे हैं कहीं ना कहीं। इसमें जो है आपके मवारा जो थे, छोटी सी पॉलिटिकल यूनिट थी, इसमें जो इसको लीड करता उसका नाम मावी था। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के इस रीजन में यहाँ पे महाज जो आपका मगध था है ना, जो कुरु, ये ऐसे ऐसे रीजन थे नीचे वाले हिस्से में। तो ये हमको देखने को मिलता है कि इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हिमाचल पे भी था। हिमाचल में हमको मेनली जनपदा देखने को मिले, महाजनपदास हिमाचल में नहीं थे। तो हिमाचल में जनपदा जो 4 उडंबर, त्रिगर्त, कुलता और कुनिंद देखे। सबसे पहले उडंबरों को देखा। उडंबर आपका प्रेजेंटली जो है आपका पठानकोट, उदासपुर या जो होशियारपुर या पठानकोट का रीजन है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनके जो था ये ट्राई जंक्शन पे थे और ये जो थे इनकी इकॉनमी जो थे मेनली टोल जो थे टैक्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी। उसके बाद हम देखें तो ये शेफर्ड थे है ना। उनके बाद इनका हमने फेथ देखा कि इनके कौन सी ट्रेस की हमने कि कौन से फेथ के थे, शेफर्ड फेथ के थे। डिफरेंट डिफरेंट इनको जो आपके लिटरेरी सोर्स के हैं वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद हमने देखा इनके रिलीजियस बिलीफ, हमने त्रिगारता देखा। आज का प्रेजेंटली जो कांगड़ा है वहाँ पे ये रीजन हमको देखने को मिलता है। इसको जलंधर भी कहते हैं, निचला हिस्सा जो था इसको जलंधर कहते थे। उसके बाद त्रिगारता जो था वो भूमाचंद्र यमराज शर्मा चंद्र एक ऐसा राजा था जिसने कि कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, कौन सा, महाभारत में। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि पाणिनि ने इनका जिक्र किया था। और उसके बाद एंशिएंट कैपिटल हमने कुलुता देखा, जिसकी एंशिएंट कैपिटल कहाँ थी, जो आपका अपर ब्यास का रीजन है, वहीं पे ये हमको जनपदा देखने को मिला। भिहंगमनी पाल इसके फाउंडर थे। इनके कुछ एक राजा थे जिनकी हमको कॉइन्स देखने को मिला 100 AD के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कुनिंदास, जो आपके प्रेजेंटली जो आपका शिमला या सिरमौर के एरिया में, ये वहाँ पे कंसंट्रेटेड थे। और इनके बीच में भी हमने पढ़ा कि ये लोग जो थे इन्होंने भी सिल्वर कॉइन इशू किए। अमोघ भूति यहाँ का इनका फेमस किंग था। उसके बाद हमने इनका सिस्टम भी पढ़ा सबका। कौन से सिस्टम था सबका, हाँ, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मेनली रिपब्लिकन था। धीरे धीरे ये इनमें से कुछ बच गए और कुछ खत्म हो गए। जो बच गए उनकी जर्नी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।